झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। ये 67 बीपीएससी पीटी का मॉडल सेट है जो खान सर के द्वारा निकाला गया बेस्ट सेट है, जिसका एक सेट हम लोग पहले कर चुके हैं। आप उसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखें क्योंकि ये बेस्ट सेट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक वार्षिक अध्ययन पर प्रकाशित किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 15वां संस्करण है, यानी कि 2020 में जो निकाला गया वो 15वां संस्करण है। यह दर्शाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ठहराव का एक बड़ा जोखिम है। जलवायु परिवर्तन कठिन और अपेक्षा में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट कौन कौन सा है। तो मानव पूंजी रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है और कौन सा है, समावेशी विकास संबंधी रिपोर्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। डार्कनेट क्या है? यह डार्कनेट संबंधित है। किससे संबंधित है? ये गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना डार्कनेट है। डार्कनेट एक अद्वितीय अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट के भीतर एक डार्कनेट एक ओवरले नेटवर्क है जिसे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण के साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे दुर्गम बनाता है। डार्कनेट पर सामग्री एन्क्रिप्टेड है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डार्कनेट का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है। यानी कौन से कारणों से डार्कनेट का उपयोग किया जाता है ये दिया गया है। लक्षित और बड़े पैमाने पर निगरानी से नागरिकों के गोपनीय अधिकारों को बेहतर रक्षा करना, कंप्यूटर अपराध या फिर और भी है। डार्कनेट बाजारों पर प्रतिबंधित समस्याओं की बिक्री। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, देश का पहला डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसे कथित तौर पर सैकड़ों अवैध ड्रग पार्सल विदेश भेजे थे। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। अक्टूबर 2021 में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हानसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया ने। किसने? उत्तरी कोरिया ने। यहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं कि उत्तरी कोरिया ने आत्मरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हानसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह 5 साल की सैन्य विकास योजना में उत्तर कोरिया द्वारा निर्धारित 5 सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणालियों में से एक मिसाइल थी। 1 महीने में यह देश का तीसरा मिसाइल परीक्षण है, यानी कि उत्तर कोरिया द्वारा ये तीसरा, 1 महीने के अंदर तीसरा मिसाइल परीक्षण है। इनसे पहले इसने एक नए प्रकार की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। कौन से? क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। और साथ ही एक नई ट्रेन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का प्रणाली का भी परीक्षण किया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका भूटान में स्थित है। कौन सा? सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य। ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी भूटान के तारासिंगंग जिले में अवस्थित है तथा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। और यह पूर्वी नीले चीड़ तथा काली दुम वाले पैगपाई पक्षी सहित कई स्थानीय प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। चाबहार रेलवे परियोजना किस देश द्वारा चलाई गई है? कौन सा? चाबहार रेलवे परियोजना थी आपका ईरान द्वारा चलाई गई है। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं क्योंकि ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या कि ईरान ने एक ठोस निर्णय लेते हुए भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, यानी कि चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच तथा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया था और इसके साथ ही वहां कई विकासात्मक परियोजनाओं सहित चाबहार के एक रेल परियोजना में भारत की भागीदारी थी, जिसे ईरान द्वारा निरस्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है। ईरान ने कहा कि भारत इस परियोजना में वित्तीयन में देर की है, यानी कि कारण ये दिया गया कि भारत ने वित्तीयन में देर किया है। चाबहार परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके द्वारा भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अटल नवाचार मिशन AIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है।
हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। इसे भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार लाना है। किसका? स्कूली छात्रों के। और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप निर्माणकर्ता बनाना है, यानी कि अभी वो सिर्फ ऐप उपयोग कर रहे हैं, वो बनाना सीख जाए। यह मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता का संस्कृति को बढ़ावा देना है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो नॉर्वे है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 53वां है। कौन सा स्थान है? 53 है। 167 देशों में भारत 2 स्थान फिसलकर 53 स्थान पे आ गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 8 नंबर। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट किससे संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका सोशल मीडिया से संबंधित है। यहाँ पे हम लोग इसके पूरे व्याख्या को देखेंगे और समझेंगे। रंग भेद के विरुद्ध, यानी कि रंग भेद के विरोध में चल रहे आंदोलनों के मध्य फेसबुक और इंस्टाग्राम के बहिष्कार और इसे विज्ञापन न देने की आवाज़ अमेरिका से उठी और अब भारत को छोड़कर पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। इस अभियान को अमेरिका के अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित तौर पर प्रारंभ किया और इसे स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट का नाम दिया है। और इसके अंतर्गत फेसबुक पर अनेक विज्ञापन चलाने वाली कंपनियों से आग्रह किया गया कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुलाई महीने में, कौन से महीने में? जुलाई महीने में विज्ञापन ना दें और इसके बहिष्कार की मांग की गई। कोका कोला, होंडा, लेवाइज, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने एक महीने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन बंद कर दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% जल नल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। क्या उद्देश्य है? शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। यह देश के लोगों, विशेषकर ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने की प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा है। किसका? प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन में परिवर्तन लाना है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है चुशुल नामक स्थान कहाँ स्थित है? कौन सा चुशुल नामक स्थान? ये आपका लद्दाख में स्थित है। चुशुल यह भारत के लद्दाख के लेह जिले का एक गांव है। यह दरबुक तहसील में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरबुक तहसील में स्थित है, जिसे चुशुल घाटी के रूप में जाना जाता है। यह 4360 मीटर ऊंचाई पर रेजोंग ला और पैगोंग झील के करीब है। यह स्थान 18 नवंबर 1962 यानी 1962 को रेजोंग ला चुशुल में अंतिम दौर से लड़ने वाले भारतीय सेना के लिए प्रसिद्ध है। यह महत्वपूर्ण जीत के बिना इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो सकता है। भारत और चीन के बीच चुशुल के कोर कमांडर के चौथे दौर का वार्ता हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजीरंगा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये गलत है क्योंकि ये आपका असम में है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये बिल्कुल सही है। अब क्या है, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब पार के पानी में गंगा डॉल्फिन भी पाई थी, यानी कि वहाँ पे गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे 3 कथन सही हो गए, 1 गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से 1 से अधिक भी यहाँ पे रहता है, इसलिए ई हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है होप मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आपका UAE द्वारा लॉन्च किया गया है। मंगल ग्रह पर संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले होप मिशन का शुभारंभ 19 जुलाई 2020 को किया। यह जापान में अपनी लॉन्च स्थल तनेगाशिमा स्पेस से उड़ान भरा।
अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। इससे पहले होप मिशन के बारे में और भी देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मंगल के निचले वातावरण का अध्ययन करके मंगल की जलवायु की गतिशीलता और वैश्विक मौसम जनजाति का समझना है। यह समझने के लिए मंगल का मौसम निचले और ऊपरी वायुमंडल की स्थितियों को संबंधित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पलायन को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों ये होप मिशन है जो मंगल ग्रह से रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं आजाद पत्तन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ये आपका झेलम नदी पर अवस्थित है। आजाद पत्तन जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। इसिनोफिल गन्ना किससे संबंधित है। इसिनोफिल गन्ना आपका रक्त परीक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, रक्त परीक्षण से संबंधित है। इसमें है सो आपका WBC की संख्या को मापा जाता है। किसका, WBC की संख्या को मापा जाता है, जिन्हें इसिनोफिल कहा जाता है। जब व्यक्ति में कुछ एलर्जी संबंधी बीमारियां, संक्रमण और अन्य चिकित्सा स्थितियां होती है तो इसिनोफिल सक्रिय हो जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मरीजों में कोविड-19 की शुरुआती पहचान के लिए इस परीक्षण को हरी झंडी दिखाई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन 2 देशों को खसरा से मुक्त होने की घोषणा की थी। आपका श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव को खसरा से मुक्त होने की घोषणा की है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि खसरा और रूबेला श्रीलंका और मालदीव से समाप्त हो गया है। एक देश को खसरा और रूबेला को समाप्त करने के रूप में तब सत्यापित किया जाता है जब एक अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाली निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस से स्थानिक संचरण का कोई सबूत नहीं मिला हो, यानी कि 3 साल तक कुछ नहीं मिला हो, तब इसे ये प्रमाण दिया गया। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था। तो महिला शिक्षा में वृद्धि को लेकर ये स्थापना किया गया था। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मार्गरेट कंजिन्स, किसने किया था, मार्गरेट कंजिन्स ने किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाना था। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। सितंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका हरदीप सिंह पुरी ने किया। ये कौन है, ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। शहरी क्षेत्र में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार जिलावार रैंकिंग पेश की गई है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित था। तो यहाँ पे कुंवर सिंह दिया गया, ये संबंधित थे। मौलवी अहमद उल्लाह दिया गया है, ये भी थे। झांसी की रानी, ये भी 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। ये अशफाक उल्लाह खान, ये संबंधित नहीं थे। यहाँ पे संबंधित पूछा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो अशफाक उल्लाह खान थे, ये काकोरी के डकैती केस से संबंधित थे, ना कि 1857 से। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल को। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था, ये पूछ रहा है। तो प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, ये उनका जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति में कौन सा सम्मिलित नहीं था पूछ रहा है। तो ये सम्मिलित था पूंजीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी नीति में नहीं था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 20 नंबर। निम्नलिखित में इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा सर विलियम हंटर। कौन है, सर विलियम हंटर। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था, यानी कि यहाँ पे जो नाम दिया गया उसमें से कौन है जो मुकदमा का सामना नहीं किए थे। राजेंद्र लाहिड़ी, ये मुकदमा का सामना किए थे। रोशन सिंह, ये भी किए थे। अशफाक उल्लाह खान, ये भी किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये नहीं किए थे क्योंकि ये भाग गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हुआ है, बाराम, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी। उपयुक्त क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त नदियों में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर लोहित भी बहती है अरुणाचल प्रदेश से होकर, और सुबनसिरी भी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ई हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 38 नंबर, यहाँ पे दो कथन दिया गया है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये गलत है क्योंकि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही नहीं है। यहाँ भी ए आर दोनों सही लिखा गया, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है, जहाँ भी ए सही बोलेगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जिसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। अब भ्रंश से प्रभावित होने के कारण उसमें गाद का अभाव, यानी कि ज़्यादा वहाँ पे कचरा नहीं मिल पाता है या फिर कुछ भी नहीं मिल पाता है ज़्यादा मात्रा में, इसलिए वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 92वें संविधान संशोधन 2003, यहाँ पे गलती से 2004 लिख दिया गया है, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है। तो यहाँ पे मैथिली दिया गया है, ये जोड़ा गया है, डोंगरी दिया गया है, ये भी जोड़ा गया है, संथाली भी जोड़ा गया है और बोडो भी जोड़ा गया है, यानी कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सब जोड़े गए, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें व्याख्या को हम लोग देख सकते हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और 8 बाद में जोड़ा गया। पहला कब जोड़ा गया है आपका 21वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। अब 92वें संविधान संशोधन 2003 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया, किसमें 8वीं अनुसूची में। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय क्या होगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हो, भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होता है, ये गलत है। भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन है, यानी कि प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या सही है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है तथा यथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म उपासना का, ये बिल्कुल सही है। प्रस्ताव में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सही कथन पूछा है तो 3 सही हो चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक सही है। और यहाँ पे अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, ये पवित्र दस्तावेज बोले थे, ना कि राजनीतिक जन्मपत्री। यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया गया है। आपका 42वां संविधान संशोधन जो पहला संशोधन किया गया था, ये आपका प्रस्तावना में 1976 में, ये भी पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जन्मपत्री किन्होंने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने। किसने, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्मपत्री कहा था और डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा था। अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है। तो आपका संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन के हिसाब से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये आपका सही हो जाएगा, ये दोनों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों का है। जीवन का अधिकार, ये भी देशी और विदेशी दोनों का है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निषेध का अधिकार, ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये देशी और विदेशी को दोनों को नहीं, इससे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये आपका अनुच्छेद 15 में है। ये धर्म और नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निषेध का अधिकार का वर्णन आपका अनुच्छेद 15 में किया गया है, जो केवल भारतीयों को दिया जाता है। यहाँ पे ये आप याद रखिए कि अनुच्छेद 14, 20, 21 का 22, 23, 24, 25 यानी सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। 26, 27, 28 तक भारतीय विदेशों को मूल अधिकार प्राप्त है, यानी कि विदेशियों को भी इससे रिलेटेड मूल अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे जो से केवल भारतीयों को दिया गया है वो कौन कौन सा है, 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है।
अब हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किस में संशोधन कर सकती है? यानी कि राज्य के समर्थन के बिना भी संशोधन कर सकती है राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन करने में। अब हम लोग देखते हैं, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पदमुक्ति राज्यपाल करता है, नहीं, ये गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय आपका स्टेट में होता है और ये अधिकार राज्यपाल को इन्हें नियुक्त करने का, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 46 नंबर, सितंबर 2021 में UNGA के 76वें सत्र को किसने संबोधित किया था? तो नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 47 नंबर सवाल है, वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। तो कौन कौन से राज्यों का? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। आपका ये सारा नवंबर में ही हुआ था। आप लोग डेट भी देख सकते हैं कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर को उत्तराखंड का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय ने सितंबर 2021 में वाणिज्य सप्ताह कब मनाया था? ये आपका 20 से 26 सितंबर को मनाया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सितंबर 2021 में किस देश के PM को SDG प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? तो ये आपका बांग्लादेश को मिला है। किसे मिला है? बांग्लादेश के PM को मिला है। यहाँ पे इसके व्याख्या को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र आयोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बांग्लादेश की अस्थिर प्रगति के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 50 नंबर क्वेश्चन को, भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अभिप्राय है, यानी यह भारत में संसदीय व्यवस्था, उसका अभिप्राय क्या है? प्रधानमंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा आंसर सुब्रमण्यम स्वामी। ये कौन है? ये आपके भाजपा के सांसद हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने 1667 में लाहौर के बादशाही मस्जिद, 1678 में बीवी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में और दिल्ली का लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 21 में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपका राजा ऋत्विक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? 17 सितंबर 2021 को भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए। 17 वर्षीय ऋत्विक ने यह उपलब्धि हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वेजर केपजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदारो में कितनी बार बाढ़ आया था? तो ये 7 बार ऐसा उल्लेखित किया गया। यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेन को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन में बाढ़ को प्रमुख कारण माना जाता है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो के पतन का मुख्य कारण बाढ़ को ही बताया, यानी कि 7 बार बाढ़ आया था ऐसा कहा गया। हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो हम लोग यहाँ पढ़ के देखते हैं। अधिकांश मूर्तियों का निर्माण काले बोसाल पत्थरों से किया गया था, ये बिल्कुल सही है। मूर्तियाँ लेख युक्त एवं तिथि युक्त है, ये भी सही है। इस काल की मूर्तियों को चारों तरफ से तराशा गया, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि केवल सामने से तराशा जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। यह आप सबको याद होगा कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर एक सन्यासी के रूप में अपना शेष जीवन कहाँ बिताए थे? श्रावण बेलगोला में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। सितंबर 2021 में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज
किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन नवाचार मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर इस देश भर में स्कूली छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 प्रतियोगिता की शुरुआत की है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को, 71 नंबर क्वेश्चन को। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चनोदड़ो स्थल में पाए गए, यानी कि चनोदड़ो में क्या क्या पाया गया है? तो यहाँ पे ये मनका है, ये पाया गया है, लिपस्टिक पाया गया है, वक्रकार ईंटें पाए गए हैं, कंघा पाया गया, यानी कि चारों ऑप्शन है तो ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक सही है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। उससे पहले इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। चनोदड़ो में सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूंकर संस्कृति या झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चनोदड़ो में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं, यानी कि चनोदड़ो का किला बंदी नहीं था। यह सिंधु सभ्यता का स्थल था। इसकी खुदाई मन के लिपस्टिक, कंघा, वक्रकार ईंटें, काजल आदि मिले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का क्रम क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिल वस्तु। अब हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं की जगह धर्म यात्राओं की शुरुआत की और इन्होंने गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती का यात्रा किया। 73 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 21 में कौन से मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान? एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है। ये आपके किया है कानून एवं न्याय मंत्रालय ने। किन्होंने किया है? कानून एवं न्याय मंत्रालय ने। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 को घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है। टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 74 नंबर। 74 नंबर सवाल है, किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? तो ये आपका किए हैं राजनाथ सिंह ने। किन्होंने किया है? राजनाथ सिंह ने। कब किए हैं? गुरु तेग बहादुर के 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और ये बुक कौन लिखे थे? ये पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कौन सा मिशन? बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है सॉरी दोस्तों, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। यह पहल राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री विजन की दिशा में एक कदम है। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? तो श्रुति साहित्य भी कहा जाता है वैदिक साहित्य को, जिसमें है सो क्या कहा है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद को, ऋग्वेद को शामिल किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन से बन गया? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया जहानाबाद। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जिनका भी एग्जाम हो। थैंक यू।